कि सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में, डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है, आपका जो बचा हुआ है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंट क्या होता है हम ये बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पढ़े, उसमें देखा था कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कितने सारे डिफरेंट है हमारे सेल्स को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम आपको 5 तो पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो देखिए प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, प्रो का मतलब होता है जो पहले, जो सेल्स पहले आए थे। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब जो बाद में आए। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे किसमें प्रेजेंट थे, यूकैरियोटिक्स वाले सेल में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साइज की बात करते हैं। आपका देख रहे हो यहाँ पे कि आपका साइज लिखा हुआ है। ठीक है, कि साइज ऑफ द सेल जनरली स्मॉल। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका जो सेल्स का साइज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक आपका कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते हैं बेटा यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है, अगर यूकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक की साइज की बात की जाए तो भाई देखिए ये लार्ज होता है। ठीक है, ये आपका लार्ज होता है और यहाँ पे इसकी साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, आप लोग पढ़ाए गए आपको कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है। ठीक है, आपको बताया गया था कि जहां पे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना। और आपको मैंने पूरा डीप में बताया था कि न्यूक्लियोलस कौन सी प्लेस को बोलोगे। ठीक है, जहां आरएनए सिंथेसिस करता है, आरआरएनए सिंथेसिस करता है, उसी प्लेस को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका का डिस्कवर किसने किया था, तो आप बताओगे फुंडानक ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वहां पे न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक्स के बारे में बेटा, तो यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, सेंट्रोइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंट्रोइड्स क्या होता है भैया, एब्सेंट होता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि ज्यादातर प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट ही मिल रहे हैं आपके। ठीक है, तो कंफ्यूज आप नहीं होगे। ठीक है, तो सेंट्रोइड्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो आपके एब्सेंट होते हैं कौन से सेल्स में, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका क्या होता है, सेंट्रोइड एब्सेंट होता है। देन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे मैम राइबोसोम हमने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, सब लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, है ना। राइबोसोम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं सभी को पता है, मैम ने बताया था, क्या बताया था, 70S राइबोसोम होते हैं मैम, और एक हमारे 80S होते हैं। ठीक है, एक 70S राइबोसोम होते हैं, एक 80S राइबोसोम होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 70S के 2 सब यूनिट होते हैं, 80S के भी 2 सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से सब यूनिट होते हैं अगर बात करते हैं बच्चा, तो 70S की हमने बताया था, फिर 50S होता है और 30S होता है, इसका आपका 60S होता है और 40S होता है। इस तरीके से इसको 2-2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया था, है ना, करेक्ट। तो बात यहाँ पे अगर करते हैं हम 70S राइबोसोम की, तो जो आपके प्रोकैरियोटिक वाले सेल्स होंगे उसमें कौन सा पाया जाता है, स्मॉल राइबोसोम, है ना। स्मॉल राइबोसोम कह सकते हो क्योंकि 70S राइबोसोम में स्मॉल होता है, 80S राइबोसोम लार्ज होता है। तो आप बता सकते हो कि स्मॉल राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक में होता है और लार्ज आपका 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक्स में होता है। तो बेटा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिस तरीके से आप अपने से लिख सको नोट्स में। ठीक है,
कि जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम वाला आपका प्रोकैरियोटिक में और 80S वाला आपका यूकैरियोटिक में, और कितने सब यूनिट में डिवाइड होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अगर जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको अपनी क्लास 9 के स्पेशली जो बैच अभी आप लोगों की स्टार्ट है, अगर क्लास 9 की अगर आपको पूरा बायो का नोट्स चाहिए और साथ ही साथ पूरी आपको ठीक है सिलेबस चाहिए अच्छे से, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आपकी अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। चलो अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होता है सब लोगों को पता है, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बताया है कि भैया क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र बोलते हैं, जो उनमें से 46 क्रोमोसोम होते हैं आपके। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि आपका यूकैरियोटिक सेल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका जो क्रोमोसोम की क्वांटिटी होती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन इट कंटेन मोर देन क्रोमोसोम्स। ठीक है, मोर देन क्रोमोसोम्स मतलब कि इसमें मोर देन होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। बट अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में, तो भैया यहाँ पे मोर देन होंगे क्रोमोसोम और यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम का डिस्कवर किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो आप लोग बताओगे भैया कि क्रोमोसोम का डिस्कवर किया था वर्ल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। वर्ल्डेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया गया था। और क्रोमोसोम क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया है कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्या होता है क्रोमोसोम। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जितने स्टूडेंट को पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज क्रोमोसोम। ठीक है, तो भैया बता दिया जाएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, सबका बताया है। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, सबका आपको बताया है। ठीक है, और जो जानना चाहते हैं और नहीं देखा है तो जल्दी से पिछली वीडियो आपको देख लीजिए, उसमें आपको क्रोमोसोम मिल जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम को फुल डिटेल्स मिल जाएगा न्यूक्लियस वाले टॉपिक पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए बात करते हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब जितने ऑर्गेनेल्स है इसमें ये सारे क्या होते हैं भैया, एब्सेंट होते हैं। और आप गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी साथ में ले लो। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं। आई बात समझ में, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं। तो मैम अगर ये प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं तो क्या ये ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बताया। ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कितने ऑर्गेनेल्स है पढ़ लो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूकैरियोटिक्स में सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ये सारे ऑर्गेनेल्स मैंने आपको पढ़ाया, एक भी ऑर्गेनेल्स आपका नहीं छूटा है। ठीक है, ये मत कहना मैम ये क्या होता है। ठीक है, तो जो होता है जिसके मन में आता है वो जाकर पिछली वीडियो को देख ले भैया, उसमें सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में मैम ने बताया है, एक एक कर एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपकी क्लास कहीं से मिस ना हो इसलिए आप जल्दी से जाकर त्रिशांत एकेडमी के चैनल पर क्लिक करिए, वहां पे आपको पूरी वीडियो क्लास 9 की मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड। यहाँ पे भैया डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे वेल डन डिफाइंड होता है। यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर जो होता है वो वेल डन डिफाइंड होता है और यहाँ पे भैया पुअरली डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए प्लांट एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा वेल डन डिफाइंड होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो यहाँ पे आपका डिफाइंड नहीं होता है, प्योरली डिफाइंड होता है। बात समझ में आई? तो ये हुआ मैंने आपको 4, 5, 6, 7, 8
8 आपको डिफरेंट बताया, ठीक है, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इतने डिफरेंट के बारे में आपको एकदम अच्छे से क्लियरली, ठीक है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। 8 डिफरेंट आपको कंप्लीटली एकदम इजी डिफरेंट बताया है, बहुत हमने आपको वो भी नहीं बताया कि बहुत डीप में जाकर बताया है, ठीक है। अभी 9th की स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपको बताया ये एकदम इजी है। इसे आप एक बार देखो, एक बार पढ़ो, एक बार सुनो, उसके बाद आपको मतलब कि एकदम कंफर्म रट जाएगा, याद हो जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा, भूलोगे नहीं, एग्जाम अच्छा जाएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, 1 से 2 बार वीडियो देखो, एक बार देखो नोट्स बनाना, नोट्स बना के रख देना ये बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप चाहे वीडियो हो, आप सब लोग सेल फोन यूज करते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट सेल फोन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आज के समय में सब लोग सेल फोन यूज करते हो, तो यूज करते हो तो जितना आप पढ़ाई पे ध्यान देते हो, ठीक है, जितने आपको लगता है कि आप फालतू का टाइम लॉस कर रहे हो, एक बार वीडियो को खोलो और वीडियो को खोलने के बाद उसको एक बार जरूर देख लो, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लो। जैसे आप लोग एक ही मूवी को 4-5 बार देखने के लिए देखते हो, है ना, भले ही साल में देखते होगे 4-5 बार उस मूवी को, ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी लगने लगती है तो उसको कई बार आप देख लेते हो, 5-6 से ज्यादा हो जाती है। तो वैसे ही आपका ये जो वीडियो होता है, जो क्लासेस होता है ऑनलाइन, वो भी पिक्चर की तरह होता है, ठीक है। टीचर्स आपके प्लीज परेशान होते हैं कि बच्चों को कितना अच्छा हम पढ़ा सके, कितना अच्छा समझा सके, जैसे कि सीरियल मूवी में होता है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके कि लोगों को पसंद आए और लोग हमारे चीजों को देखे। वैसे ही टीचर भी परेशान होता है आपके लिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दें आपको, कि आप हमें लाइक करो, आप हमें पसंद करो, आप हमसे पढ़ो, ठीक है। तो भैया आप हमसे पढ़ो, ये टीचर परेशान होता है, ठीक है। तो उतनी मेहनत टीचर कर रहा है, तो जब आपके लिए टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। देखिए आज एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, जितने भी लोग अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, भले ही किसी की वजह से वो बने हो। जितने एक्टर्स होते हैं, मूवी वगैरह जो रिलीज होती है, हम लोग जो पसंद करते हैं तब वो हाई फाई जाती है ना, तब आगे बढ़ती है। तो भैया वहां वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अगर उसका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, अगर सारे स्टूडेंट को पसंद है तो वो लाइक कर रहा है, तब हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे जाने के चांसेस मिलते हैं, है ना। हमारा भी क्या होता है, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग आपसे मोटिवेट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टीचर सारा दिन बच्चों को मोटिवेट करता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि टीचर खुद ही आपसे मोटिवेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मेहनत करो, अगर आपके लिए टीचर मेहनत कर रहा है तो आप भी उनके लिए मेहनत करो, ठीक है। चलो वो तो बात की बात हुई, छोटे बच्चे नहीं हो, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये हुआ आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स में डिफरेंट क्या होता है, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, लास्ट टॉपिक है। और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशान एकेडमी से, आप सभी का प्यार चाहिए जिसकी वजह से हमारे त्रिशान एकेडमी आगे बढ़े। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप त्रिशान एकेडमी में एक बार आ चुके हो तो आपको मैं एकदम 100% कह रही हूँ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी क्लासेस मिलेगी, एक भी क्लासेस आपकी कहीं भी रिमूव नहीं होगी, कहीं भी अपसेट नहीं होगी, पूरी फुल क्लासेस आपको दी जाएगी। ओके, थैंक यू।